नमस्कार सबको, मैं नूरजहां बेगम इससे आप सबके सामने आज उदय प्रकाश जी की तिरिच नामक कहानी के सारांश को लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। उदय प्रकाश जी का जन्म 1952 में मध्य प्रदेश के शाहडोल जिले से हुआ। तो इन्होंने सागर विश्वविद्यालय और नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली से इन्होंने शिक्षा प्राप्त की है। बहुत सारी रचनाएं भी इन्होंने की हैं, जैसे कि बोला जाए तो सुनो कारीगर, अबूतर कबूतर, रात में हारमोनियम, इस तरह के बहुत सारे रचनाएं इन्होंने की हैं। भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार मिला है इनको, ओम प्रकाश साहित्य सम्मान मिला है, श्रीकांत वर्मा स्मृति पुरस्कार, मुक्तिबोध पुरस्कार, रामकृष्ण जयदाला सद्भावना सम्मान पुरस्कार मिला है। इस तरह से बहुत सारे पुरस्कार भी इनको मिले हैं। तो अभी ये जो तिरिच कहानी है, तिरिच कहानी के लेखक उदय प्रकाश है। अभी ये तिरिच मतलब क्या है करके आप लोगों को शायद डाउट होगा, तो अब हम लोग इसे बोल सकते हैं, अगर आप सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। वो एक लिजर्ड के जैसे रहता है, इसे बंगाल मॉनिटर लिजर्ड कहते हैं। तिरिच का मतलब एक बार देख लीजिए, आप मिल जाएगा आपको। मैं हो सके तो यहाँ पर एक चित्र को भी डालने की कोशिश करूँगी उसकी। तो यहाँ पर ये जो तिरिच है, यहाँ लेखक उदय प्रकाश जी की ही अपनी एक कहानी है। तिरिच कहानी का केंद्रीय भाव लेखक के पिताजी से संबंधित है। गांव और शहर की जीवन शैली का इसमें बहुत ही खूबसूरत एक रचना किया गया है। गांव की जो सादगी होती है वो, और शहर की जो कृत्रिम आचरण विचार होते हैं वो, इन दोनों को भी यहाँ पर दिखाया है इस कहानी के माध्यम से। लेखक लिखते हैं कि जब यह घटना घटी, उनके पिताजी की उम्र 55 साल थी, 55 ईयर्स। उनका शरीर दुबला था, वे सोचते ज़्यादा थे, बोलते बहुत कम थे, कोई उन्हें समझ नहीं पाता था। फिर भी उनकी संतान होने का गर्व इनको था। पिताजी घर की समस्याओं का समाधान मौन रहकर ही ढूंढते थे, चाहे वह फीस भरने की बात क्यों ना हो, कोई भी काम क्यों ना हो। लेखक के पिताजी अपने परिवार के लिए एक मजबूत किले के जैसे थे। बच्चे उनसे कितना प्यार करते थे उतना ही डरते भी थे, और उनके आश्रय में सुरक्षा का अनुभव भी उनको होता था। बच्चों की परवरिश बहुत अच्छे से किया था, उनको अच्छे संस्कार दिए थे इन्होंने, और उनके गांव में इनकी बहुत इज्जत भी थी, क्योंकि यह एक अध्यापक वृत्ति में थे और उस गांव के एक पंचायत के एक अध्यक्ष, एक सदस्य भी कहलाते थे। एक दिन शाम को लेखक के पिताजी बाहर टहलने गए थे। जंगल में उनको एक तिरिच ने काट लिया। तिरिच एक विषय भरा एक एनिमल है, एक प्राणी है। उसे जहरीला लिजर्ड भी कहते हैं। सबका विश्वास था कि उसके काटने से आदमी ज़रूर मर जाता है। जब पिताजी घर आए तो उनके टखने के ऊपर एक पट्टी बंधी हुई थी। तिरिच के काटने की बात पूरे गांव में फैल चुकी थी। पास के गांव से चुटवा नामक एक नाई था। वो नाई वहां पर आया हुआ था, क्योंकि वह ऐसे तिरिच या सांप वगैरह बिच्छू काटने वालों को वह ट्रीटमेंट करता था या दवाई देता था। तो वह आया, आते ही एरंडी का जो तेल होता है, पत्ते जो होते हैं, एरंडी मतलब जो कैस्ट्रॉयल बोलते हैं ना हम लोग, उसके पत्ते लेकर आया और कंडे के राख से जहर उतारने की कोशिश किया। लेखक तिरिच के बारे में बताते हैं कि तालाब के किनारे बड़ी बड़ी चट्टानों के ढेर में किसी चट्टान की दरार में तिरिच वास करता है। लेखक के दोस्त थानू ने कहा था कि तिरिच में काले नाग की तुलना में 100 गुना ज़्यादा जहर रहता है। सांप तो तब काटता है जब उसके ऊपर पैर पड़ जाए या उसे ज़बरदस्ती उसे तंग करा, तो ऐसे व्यक्ति को यह काटता है। मगर यह तिरिच ऐसे नहीं है। तिरिच की नज़र किसी के साथ मिल जाती है तो उसका पीछा वह छोड़ता नहीं है। उससे बचने के लिए कभी सीधे नहीं भागना चाहिए, टेढ़े मेढ़े भागना चाहिए और गोल मोल होकर दौड़ना चाहिए।
तिरछ को चकमा देने के लिए आदमी को यह करना चाहिए। पहले तो वह बिल्कुल पास पास कदम रखकर जल्दी जल्दी कुछ दूर दौड़ दौड़ कर, कभी कभी छलांग मारते हुए 4-5 कदम दूर भागते हुए ऐसे जाना चाहिए। पर पैर का निशान जब उसमें बसी गंध ना मिलने के कारण तिरछ उलझन में पड़ जाता है कि कौन व्यक्ति था या किसको मुझे काटना था वगैरह। अगर पास पास में कदम रखकर जाएंगे तो वह हमारे जो पैर के निशान हैं उसमें से सूंघ लेता है और जल्दी से वह आइडेंटिफिकेशन कर लेता है कि यही व्यक्ति है जिसके साथ मेरी नज़र मिली थी। तो उस व्यक्ति को काटने तक वो छोड़ता नहीं है, इसीलिए उसे बचने के लिए ऐसे करना है। जैसे ही तिरछ आदमी को काटता है वैसे ही वह वहाँ से भागकर किसी जगह जाकर पेशाब करता है। पेशाब करने के बाद उस पेशाब में यह अपने बॉडी के साथ पूरा लौटता है, अपने आप को उसके पेशाब में पूरा डुबो देता है। अगर तिरछ ने ऐसा कर लिया तो जिस आदमी को यह काटा रहता है वह आदमी बचेगा नहीं। अगर उससे बचना है तो तिरछ के पेशाब में लौटने के पहले ही खुद किसी नदी के या कुएं के या तालाब में कहीं तो जाकर उसे अपने आप को डुबकी लगाना है। तिरछ के ऐसे करने से पहले ही उसे मार देना चाहिए। पहले उसे पत्थर से मारना है, बाद में उसे जला देना है। ऐसे अगर करेंगे तो वह जहर जो है वो फैलेगा नहीं। तो यह एक्चुअली में अगर तिरछ काटता है तो करना चाहिए, ऐसे थानो पूरा बोलता है। लेखक भी तमाम बच्चों की तरह तिरछ से बहुत डरते थे। हमेशा उनके स्वप्न में ये एक तिरछ जो है इनको भगा भगा कर आता रहता है, साथ में हाथी भी आता है। ये हमेशा पड़ता है इनको यह स्वप्न, चाहे शायद वही जो तिरछ होगा जो पिताजी को काटा होगा, ऐसे यह सोचते हैं। लेखक भागते भागते थक जाते हैं जब इनको स्वप्न में तिरछ भगाते हुए आता है। फेफड़े इनके फूल जाते हैं, पसीने से लथपथ हो जाते हैं, मृत्यु को सामने देखकर जोरों से चीखने लगते हैं, रोने लगते हैं। पिताजी को थानू को पुकारते हुए फिर यहाँ से वहाँ से दौड़ने लगते हैं। और जब स्वप्न से बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि इनकी माँ खड़ी हुई होती है, उनका पसीना पोंछते रहती है। इस तरह से डेली का रहता है उनको शक था कि शायद यही तिरछ उनको काटा होगा। हर दिन इनको ये स्वप्न आने के वजह से तिरछ कहाँ पर रहता है ये उनको एड्रेस भी पता था कि कौन सी जगह पर, जंगल में कौन से गुफा में रहता है, कहाँ से निकलता है वगैरह। क्योंकि डेली वो जो स्वप्न देखते हैं वहीं से निकलता है, वहीं से इनको दौड़ लगाना पड़ती है, वहीं से इनका पीछा करता रहता है। इस प्रकार से जैसे ही तिरछ ने पिताजी को काटा, पिताजी ने उसका पीछा करके उसे मार डाला था। इसीलिए उन्हें पिताजी को लेकर उतनी चिंता नहीं हो रही थी, उनके मरने का भी भय नहीं था। रात भर पिताजी की चिकित्सा चलती रही। अगले सुबह उनको शहर जाना था। अदालत से उनके लिए एक सम्मन आया था। उनके गांव से शहर जाने वाली बसों की संख्या बहुत ही कम थी। पिताजी 2 किलोमीटर पैदल चलकर एक ट्रैक्टर पर चढ़ गए। 2-2.5 घंटे का सफ़र था। रास्ते में तिरछ वाली बात उन्होंने ट्रैक्टर में बताई। उसी ट्रैक्टर में पंडित राम अवतार भी थे। उन्होंने बताया कि तिरछ का जहर कभी कभी 24 घंटे के बाद भी असर करने लगता है। तो पिताजी के ऐसी हालत के संदर्भ में पिताजी को अकेला भेजना भी उनको ठीक नहीं था। तो पिताजी के साथ लेखक भी थे उस ट्रैक्टर में। इसीलिए ट्रैक्टर के लोगों ने कहा कि तिरछ को मारने के बाद उसे जलाना भी चाहिए, नहीं तो तिरछ रात में फिर जीवित होकर पेशाब करने पर उनकी मृत्यु हो सकती है। पंडित राम अवतार ने समाधान सुझाते हुए कहा, धतूरे के बीजों को पीसकर उसे तांबा मतलब कॉपर, तांबे के एक पुराने सिक्के के साथ उबालकर काढ़ा तैयार करके पीने से तिरछ के जहर का असर कम हो जाता है। तो उनको इस तरह का काढ़ा भी पिलाया गया। ऐसे तो तिरछ से संबंधित तीसरी बात याद आई कि तिरछ मरते समय मारने वाले का चेहरा याद रखता है। उसके आंखों में अगर उसका फ़ोटो यानी उसकी जो तस्वीर बस जाती है तो उसके जो तिरछ के जो कोई भी अलग दूसरे तिरछ होते हैं वो उनके आंखों में से देखकर वो भी इनको काटने के लिए या मारने के लिए दौड़ेंगे। यह भी वहाँ पर कुछ न्यूज़ सुनने के लिए मिला।
आंखों में देखकर मारने वाले को पहचान लेते हैं और मारने के लिए उनका पीछा जिंदगी भर करेंगे। तो इस बात को लेकर लेखक को डर हो गया। उस तिरछ को जलाने का निर्णय इन्होंने और इनके दोस्त ने कर लिया और ट्रैक्टर थोड़े ही देर गई थी कि उतने में ये और थानो दोनों उतर जाते हैं और हाथ में आग लेकर और हाथ में एक तेल भी लेकर निकल जाते हैं और पिताजी को ट्रैक्टर में भेज दिया जाता है। हर रोज़ सपने में देखने वाले सारे दृश्य सामने लेखक के आ रहे थे। वही रास्ता, वही गुफा, वही जगह, बिल्कुल वही तिरछ था जिसने पिताजी को काटा था और उनके सपने में आता था। थानो और लेखक ने मिलकर उस तिरछ को जला डाला। लेखक को बहुत खुशी हुई। सपने में हर दिन पीछा करने वाला तिरछ आखिरकार मर ही गया, यह सोचने लगे। ट्रैक्टर ने लगभग 9:45 बजे चुंगी पास किया था। वहाँ लेखक के पिताजी ट्रैक्टर से उतरकर पेशाब करने गए थे। लौटने के बाद बताया कि उनका सिर कुछ घूम सा रहा था। शायद उन पर धतूरे के काढ़े का कुछ असर होने लगा था। लेखक के पिताजी 10:05 या 7 के आसपास शहर में मिनर्वा टैकिस के पास उतरे। तब तक उनका गला भी सूखने लगा था। उन्हें अदालत जाने का रास्ता भी मालूम नहीं हो रहा था। शहर के लोगों से पूछकर कहीं जाने में उन्हें बहुत तकलीफ होने लगी थी। उन्हें गांव की पगडंडियां याद आ रही थी, किंतु वे शहर की सड़कों को भूल जाते हैं। मिनर्वा टैकिस के पास उतरने के बाद वे लेकर 6 बजे तक लेखक के पिताजी इधर उधर आते जाते रहे। इनको रास्ता ही समझ में नहीं जा रहा था। इनकी आंखें जो हैं वो धुंधली हो गई थी। यह जानकर लोगों में पूछताछ के बाद, यह जानकारी बाद में मिली पूछताछ करने के बाद। उस दिन बुधवार था, 17 मई 1972 था। लेखक का अनुमान है कि उनके पिताजी को ट्रैक्टर से उतरने के बाद प्यास लगी, होटल या ढाबे के तरफ गए होंगे। संवेदनशील होने के कारण पानी नहीं मांगा होगा। पिछली बार उनको किसी होटल के पानी मांगने के कारण उनको मार भी पड़ी थी। 10:15 से लेकर 11 बजे तक उन पर काढ़े का असर बहुत ही हो चुका था, बहुत काफ़ी असर हो चुका था। कोर्ट का पता नहीं ढूंढ पा रहे थे, इधर उधर चक्कर खा रहे थे। ठीक 11 बजे देशबंधु मार्ग पर स्थित एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की इमारत में घुस गए। उनके गांव का रमेश दत्तभूमि विकास सहकारी बैंक में क्लर्क था। तो इनको यहाँ पर बैंक लिखा हुआ देखा तो अंदर घुस गए। इन्होंने सोचा शायद वह सहकारी बैंक होगा, मगर यह अनजान ही बिना देखे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में घुस गए। तो घुसने के तुरंत बाद वहाँ पर जो क्लर्क था, कैशियर था अग्निहोत्री, उसके सामने जाकर खड़े हो गए। उनके चेहरे पर धूल जमा हुई थी। कपड़े नीचे गिरने की वजह से कपड़ों पर भी धूल थी और उल्टी होने की वजह से बहुत सारी उल्टी की बास भी उनके पास आ रही थी। अग्निहोत्री ने एकदम चौंक गए और चौकीदार को ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगे। नेपाली चौकीदार जो बाहर खड़ा हुआ था वो दौड़कर वहाँ पर आया और उन्हें दबोच कर ले गया। बहुत सारा पीटने लगा और उनके हाथ में जो कागजात थे, जो पैसे थे, जो भी थे, सब कुछ उनसे छीन लिया गया और उनके कपड़े सब फाड़ फाड़ कर उनको मार कर भगा दिया गया। उनको इतनी सारी चोट लगी थी कि उनके होंठ कटकर खून आने लगे। उनके पैर पर, उनके सर पर सब मार लग गया था। जब वे बैंक से बाहर निकले तो उनके कपड़े फटे हुए दिखे और होंठ फट गया था, सब कुछ। तो उतने में यहाँ से वह धीरे धीरे उठकर जाने लगे। पहले बार उन्हें इतना बुरी तरह से मार लगा था। बचपन से ही यह अपेंडिक्स के शिकार थे। वे लगभग 1:15 बजे शहर के पुलिस थाना पहुंचे। वहां जाने के बाद इनकी हालत जाने तक और बहुत ही ख़राब हो चुकी थी। इनकी हालत को देखकर थाने में
वहाँ पर SHO राघवेंद्र प्रताप सिंह नामक एक व्यक्ति थे। इन्होंने इनको देखा और सोचा कि शायद यह व्यक्ति शराबी है, तो वह बहुत ही टेंशन में वहाँ पर बैठे हुए थे। तो उतने में इनको देखा और वहाँ पर एक व्यक्ति को बुलाया और कहा कि इनकी पूछताछ किया जाए। उनके चेहरे और कंधों के नीचे उल्टी लगी हुई थी और उसकी बहुत तेज गंध भी उठ रही थी। उनके हालात देखकर किसी को पता तक नहीं चल पा रहा था कि ये बकेली ग्राम के प्रधान और भूतपूर्व अध्यापक थे। सबने इन्हें पागल समझकर बाहर निकाल दिया। शायद उन्हें कहीं पीने के लिए पानी भी नहीं मिला। 2:15 बज चुके थे, कहाँ भटकते रहे किसको इसका अंदाज भी नहीं हुआ। अब वे शहर में बिल्कुल उत्तरी छोर पर बनी सबसे संपन्न कॉलोनी इतावरी कॉलोनी में पहुंचे, जहां पर अपने पैर को घसीटते हुए धीरे धीरे जा रहे थे। अब तक उनके शरीर पर सिर्फ एक पट्टेदार एक चड्डी जो बोलते हैं झांगी वो बची हुई थी। सबने उनको पागल समझकर पत्थर से मारना शुरू कर दिया। उस कॉलोनी में रहने वाले अखबार के संवाददाता, कवि और बहुत सारे बड़े बड़े लोग वहाँ पर रह रहे थे। इनको देखने की किसी ने कोशिश भी नहीं की। तो उतने में वहाँ पर एक व्यक्ति जो है आते हैं। मैं राम स्वरत प्रसाद, ये किसी से बोल रहे हैं कि मेरा नाम ये है, मेरा नाम राम स्वरत प्रसाद है, एक्स स्कूल हेडमास्टर एंड विलेज हेड ऑफ ग्राम बकेली, इस तरह से बोल रहे हैं। तो किसी को इनकी आवाज़ जो है वो पता नहीं चल रही है, समझ में नहीं जा रहा, क्योंकि होंठ पर बहुत सारा मार लग गया था। उन्होंने कहा कि वे दिल्ली जाने की जल्दी में थे, इसीलिए उनकी कुछ मदद नहीं कर पाए। तो उतने में वहाँ पर जो संवाददाता इनकी बात सुने थे वो वहाँ से निकल गए। उस कॉलोनी के लड़के लेखक के पिताजी को तंग करने लगे और उन पर ज़ोर ज़ोर से पत्थर मारने लगे और कुछ ही मीटर दूर पर भटक रहे थे इधर उधर। और यहाँ पर बहुत दूर तक चल चल कर ये थक भी गए थे। एक नेशनल रेस्टोरेंट इनको दिखा, जो कि वो एक ढाबा था। ढाबे के मालिक सरदार सतनाम सिंह ने बताया, जब हमने पूछताछ किया, यानी इनके बेटे ने पूछताछ किया, तो बताया कि उस वक्त उनके जिस्म पर सिर्फ पट्टे वाली एक चड्डी थी, पेट चिटका हुआ था, दाहिनी आंख के ऊपर से और निचले होठ से बहुत सारा खून जा रहा था। लेखक कहते हैं कि एक सुरंग जैसा लंबा सम्मोहक लेकिन डरावना सपना जैसे उनको आता था, पिताजी को भी आता रहा होगा। इस समय तक पिताजी पूरी तरह से मान चुके होंगे कि यह जो कुछ भी हो रहा है वह झूठ और अवास्तविक है, इसलिए वे बार बार उस सपने से जागने की कोशिश भी करते रहे होंगे। बीच बीच में ज़ोर ज़ोर से बोलने का यही मतलब रहा होगा। सतनाम सिंह का कहना था कि वह भीड़ नेशनल रेस्टोरेंट के सामने से तब हटी जब बड़ी देर तक पिताजी ज़मीन से उठे ही नहीं। उनके मुंह से खून आना शुरू हो गया था, सिर में भी चोटें हुई थी, वे उसी जगह पर पड़े हुए थे। इससे डरकर सतनाम सिंह ढाबा बंद करके डिलाइट टैकिज में आन मिलो सजना फिल्म देखने के लिए चला गया था। तो ये सब इनको कोई भी इनके ऊपर केयर नहीं कर रहे थे। लगभग 6 बजे तक लेखक के पिताजी गणेशवा मोची की दुकान पर गए। तब तक उनके शरीर पर चड्डी भी नहीं थी। वे घुटनों के बल पर चलने वाले किसी जानवर की तरह लग रहे थे। गणेशवा मोची ने अन्य मोचियों की मदद से उन्हें खींचकर बाहर पटरी पर छोड़ दिया था। तब गणेशवा ने उनको पहचान लिया था, उनसे बात करने की कोशिश भी की थी, लेकिन लेखक के पिताजी जो भी बोल रहे थे किसी के समझ में नहीं आ रहा था। बहुत देर बाद उन्होंने राम स्वरूप प्रसाद और बकेली जैसी कुछ कहा, फिर हमेशा के लिए चुप हो गए, यानी उनकी मृत्यु हो गई। पिताजी की मृत्यु 6 बजे आके आसपास में हुई। तारीख थी 17 मई 1972, 1972। 24 घंटे पहले लगभग इसी वक्त उन्हें जंगल में तिरिच ने काटा था। पुलिस ने लेखक के पिताजी के शव को शहर के मुर्दा घाट रखवा दिया था। पोस्टमार्टम में पता चला कि उनकी हड्डियों में कई जगह फ्रैक्चर हुए थे। उनकी मृत्यु मानसिक सदमे और अधिक रक्तस्राव की वजह से हुई है। लेखक कहते हैं कि शायद अंत में जब गणेशवा ने अपनी गुमटी के बाहर पिताजी के कान में आवाज़
आवाज़ दी होगी तो पिताजी सपने में जाग गए होंगे। फिर उन्होंने परिवार वालों को बुलाया होगा। फिर वे सपने से जगाकर दातुन लेकर नदी की तरफ नहाने चले गए होंगे और इस लंबे दुस्वप्न को भूल गए होंगे। उन्होंने अदालत जाने के बारे में भी सोचा होगा। अंत में लेखक कहते हैं कि जब इन्हें यानी लेखक को तिरिच का सपना नहीं आता है तब उनके सपने में शहर का दृश्य और वहाँ के लोग आते हैं। यानी पहले डरावनी चीज़ इनके लिए तिरिच था जो कि डेली इनको डरा रहा था। जब से इनके पिताजी की मृत्यु हुई अभी ये शहर के लोगों से डरने लगे। तिरिच जैसे जो खतरनाक जो एनिमल हैं, जो भी ये है यहाँ पर जानवर है, उससे खतरनाक लोग जो है वो शहर के हैं जिनके दिल में करुणा नहीं है, मानवीयता नहीं है, किसी के लिए समय नहीं है, किसी को देखते नहीं है, कोई मर रहा है तो भी नहीं देखेंगे। तिरिच पाठ के माध्यम से लेखक ने शहर में रहने वाले जो लोग हैं जिनका बुरा व्यवहार होता है, उनके अनजाने अजनबीपन जो होता है, वो जो एजुकेटेड होकर भी अनएजुकेटेड जैसे काम बर्ताव जो करते हैं, इन सब विषयों को यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत ढंग से दिखाया गया है। एक बुजुर्ग व्यक्ति थे, उनको क्या चाहिए था, कुछ भी नहीं देखा। एटलीस्ट एक गिलास अगर पानी तो उनको मिल जाता तो शायद उनकी ज़िंदगी बच जाती। इस तरह से इनको अभी रात दिन शहरी जो सपन है वो आते रहते हैं, उस सपन में यह शहर से डरते रहते हैं। तो यहाँ पर यह कहानी समाप्त होती है। आशा करती हूँ आप सबको समझ में गई होगी। धन्यवाद सबको। नमस्ते।